हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में, जिसमें मैं लाई हूँ आपके लिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन 2019 के पेपर के एस्टेट पीजीटी कॉमर्स 2019 के। इससे पहले हम 2018 का पेपर पूरा कर चुके हैं 12 वीडियोज़ में, हर वीडियो में 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 121 क्वेश्चन है हमारा। आज हम करने वाले हैं 121 से 125 तक के क्वेश्चन। 121 क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ मार्केटिंग इज सेट टू फाइंड वेज टू अल्टर द पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू फ्लैक्सीबल प्राइसिंग, प्रमोशन एंड अदर इंसेंटिव्स। यानी कि एक कंपनी फ्लैक्सीबल प्राइसिंग, यानी कि फ्लैक्सीबल क्या होता है, लोचील होता है, अपनी मर्जी से प्राइस को कम ज़्यादा किया जा सकता है। प्रमोशन क्या होता है, बिक्री बढ़ाने के लिए किए गए कार्य। एंड अदर इंसेंटिव्स, ठीक है, इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन। इन सभी के द्वारा जब कंपनी अपनी विच ब्रांच ऑफ मार्केटिंग की कौन सी ब्रांच है जो इन सभी चीज़ों को अपनाती है, सेट टू फाइंड वेज टू अल्टर द पैटर्न ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, डिमांड को बढ़ाने के लिए वो कौन सी ब्रांच है मार्केटिंग की जो इन चीज़ों को अपनाती है, फ्लैक्सीबल प्राइसिंग को, प्रमोशन को और अदर इंसेंटिव्स को। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सिंक्रो मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग होती क्या है, सिंक्रो मार्केटिंग इज़ व्हेन देयर इज़ एन इरेगुलर डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस। जब एक प्रोडक्ट और सर्विस की इरेगुलर हो जाती है ना डिमांड, तो वहाँ पे हम सिंक्रो मार्केटिंग को अपनाती है कंपनीज फाइंड ए वे टू डील विद द इनकन्सिस्टेंट डिमांड इन 4 सिंपल वे। 4 तरीक़ों से कंपनी क्या है, ये जो उनकी असंगत मांग है उसको संगत करने के लिए 4 तरीके अपनाती है। फर्स्ट वे क्या हो जाता है, 1 वे इज़ टू कीप हाई प्राइस ड्यूरिंग द सीजन, यानी कि सीजन में रेट बढ़ा दिए। फॉर एग्जाम्पल होटल्स इन हिल स्टेशन, ठीक है, तो सभी को पता होगा ना, अगर हम हिल स्टेशन पर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे ड्यूरिंग द सीज़न जैसे गर्मियों के मौसम में जो है लोग हिल स्टेशन पे जाना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे होटल्स के जो रूम्स हैं उनका रेंट जो है बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, द सेकंड वे इज़ टू ऑफर प्रॉफिटेबल एक्टिविटी ड्यूरिंग द ऑफ सीज़न में प्रॉफिटेबल एक्टिविटी कंपनी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल स्काई माउंटेन्स स्टेइंग ओपन इन द समर फॉर माउंटेन बाइकिंग एंड हाइकिंग। थर्ड वे इज़ जस्ट टू क्रिएट गुड प्रमोशन दैट विल अट्रैक्ट कस्टमर्स, यानी कि कोई भी ऐसे काम करने से कस्टमर को अपने अट्रैक्ट किया जा सके। जैसे कि अगर शॉप है, शॉप में ही अपने प्रोडक्ट को इस तरह से दिखा देना कि भाई अगर ना चाहते हुए भी कस्टमर को परचेज़ करने का मन कर जाए और वो परचेज़ कर ले। फोर्थ वे क्या है, इफ़ द प्रोडक्ट अलोज इज़ टू मैनिपुलेट सप्लाई, जैसे ट्वाइस इन क्रिसमस। फोर्थ वे क्या है कि प्रोडक्ट अगर हम प्रोडक्ट जब वो मेलो करता है, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को ना, एक ही प्रोडक्ट को इतने तरीके से मार्केट में पेश करें कि वो बिक जाए। जैसे क्रिसमस के टाइम टॉयज़ है, जो वैरायटी ऑफ टॉयज़ देखने को मिलती है, ठीक है, किसी बच्चे को कुछ पसंद होता है, किसी बच्चे को कुछ, उसी के अकॉर्डिंग क्रिसमस पे जो है वो टॉयज़ उतारे जाते हैं मार्केट में। तो ये भी सिंक्रो मार्केट का हमारा एक एग्जाम्पल है। तो सिंक्रो मार्केट क्या था हमारा क्वेश्चन, कि भाई अपने फ्लैक्सीबल प्राइसिंग के द्वारा या फिर इंसेंटिव्स के द्वारा या फिर प्रमोशंस के द्वारा जब कंपनी अपनी सेल को, डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करती है, तो वो क्या कहलाता है, वो होता है सिंक्रो मार्केटिंग। अदर ऑप्शन में देखा था, फर्स्ट है ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग क्या था, नाम में क्या, ग्रीन मार्केटिंग इज द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट इन एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे। ठीक है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे होता है कि एनवायरमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचता इस तरह की मार्केटिंग में। इट कंबाइंस द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स, कंज्यूमर की वांट्स एंड नीड्स वो सेटिस्फाई होते हैं विद द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखा जाता है। दोज कंपनीज हु अडॉप्ट ग्रीन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दैट में प्रोड्यूस गुड्स दैट, जो कंपनियाँ ग्रीन मार्केटिंग को अपनाती है ना, वो इस तरह से अपने उत्पाद को प्रोड्यूस करती है दैट आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली और अडॉप्ट ए प्रोडक्शन मैथड दैट इज एट लीस्ट डैमेजिंग टू नेचुरल रिसोर्स का कम से कम नुकसान हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सस्टेनेबल मार्केटिंग कौन सी मार्केटिंग को कहा जाता है, ग्रीन मार्केटिंग को कहा जाता है। क्या सस्टेनेबल मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल अभी जैसे अपनी लाइफ से एग्जांपल लेते, जैसे जो फैमिली डॉक्टर है, उनके पास जब जाते थे ना, तो पहले जो मेडिसिन थे वो पॉलीबैग्स में देते थे, और अब वो किस में देते हैं, कपड़े के थैले में। क्या, इसी तरह जो मैकडोनल्ड में बर्गर जो मिलता है वो किस में मिलता है, कागज़ में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये ग्रीन मार्केटिंग के एग्जाम्पल है। तीसरा देखिए क्या है, होलो मार्केटिंग के फील्ड में बहुत ही न्यू कंसेप्ट है। व्हेन टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, मोर एंड मोर ब्रांड्स अप्लाई होलोग्राम टेक्नोलॉजी एज ए न्यू एंड इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद कंज्यूमर्स। अपने कंज्यूमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए
उनके साथ ये कम्युनिकेटिंग करने का सबसे नया तरीका है और सबसे बेहतरीन तरीका है। द मेन गोल ऑफ ए सक्सेसफुल होलोग्राम मार्केटिंग, इस होलोग्राम मार्केटिंग का क्या होता है, हमारा मेन मकसद इज़ दैट ए पर्टिकुलर ब्रांड एंड प्रोडक्ट रिमेन एंड कीप इन माइंड द पोटेंशियल बायर्स, जिनके जो हमारे बायर्स हैं ना उनके दिमाग में बैठ जाए तस्वीर, इस तरह से बायर के आगे प्रेजेंट करना थ्रू, ये जैसे एग्जांपल है 3D एनिमेशन के द्वारा प्रोडक्ट को पेश किया जाता है, आर यूज टू रिप्रेजेंट आवर प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, नेक्स्ट है नैरो मार्केटिंग। नैरो मार्केटिंग किया जाता है मार्केटिंग के ब्रॉड कंसेप्ट को छोड़ के नैरो कंसेप्ट की तरफ चला जाता है, इनकी अपना जो मार्केट प्लेस है ना वो बहुत ही थोड़ा रखा जाता है। नैरो मार्केटिंग preliminary uses the idea of being the best to a certain audience, being the best to a certain audience, यानी कि निश्चित ऑडियंस है, बेसिक थोड़ी है, उसके लिए बहुत अच्छा करो, बेस्ट करो, एंड टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल, और फिर उसे नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाओ। जैसे अगर आप एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है तो डू यू एक्सपेक्ट योर टारगेट ऑडियंस टू बी मेनली टीचर्स, यानी कि एजुकेशनल सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है जो पहले वो अपना टारगेट फिक्स करेंगे कि भाई आपका जो ऑडियंस, जो आपका टारगेट ऑडियंस है वो कौन होंगे, टीचर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, स्टूडेंट या पेरेंट्स होंगे। ठीक है, नैरो मार्केटिंग क्या करेगी, फोकस वुड जनरली टेक 1 और 2 ऑफ दीज ऑप्शंस, इन चारों में से ना 1 या 2 ऑप्शन को लेकर चलेंगे, जब सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्टूडेंट या पेरेंट्स। तो ये नैरो मार्केटिंग, आई होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को आता ही होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का काम क्या नहीं है, सेंट्रल बैंक और आरबीआई का काम क्या नहीं है। देखो इसका काम क्या नहीं है, वो है क्रेडिट क्रिएशन करना। ठीक है, उधार का निर्माण करना ये इसका कार्य नहीं है। कौन कौन से कार्य फिर, सबसे पहले मुद्रा का निर्गमन करना है, तो सभी को पता है कि हमारी जो करेंसी वो कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। बैंकर्स का बैंक है क्योंकि दूसरे बैंकर्स को लोन प्रोवाइड करता है। क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट को कंट्रोल करता है, क्रेडिट का क्रिएशन नहीं करता, क्रेडिट को कंट्रोल जरूर करता है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, सरकार का बैंक है क्योंकि जितने भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है ना उन सभी का अकाउंट जो है ना इस आरबीआई में मिलेगा। सुपरविजन टू द बैंक, बैंकों का टाइम टेबल निरीक्षण करता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है, जब किसी को कहीं से लोन नहीं मिलता तो आरबीआई उसको लोन देता है। कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़े इकट्ठे करता है टाइम पे सारे बैंक्स के भी। और क्लियरिंग हाउस फंक्शन, समाशोधन गृह का कार्य, इसका मतलब क्या होता है, देखो ये सारे बैंकों, हर एक बैंक के पास उसके खुद के चेक तो आते नहीं है, एक दूसरे के भी चेक आते रहते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के चेक जो वो बैंकों से ये क्लियर होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, आरबीआई के थ्रू होते हैं। तो आरबीआई जो है क्लियरिंग हाउस फंक्शन का भी काम करता है। कस्टडाइन ऑफ द नेशनल रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देश के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण होता है, यानी कि आरबीआई के पास थोड़ा थोड़ा हर देश के जो भी उसके जो करेंसी है ना उसका थोड़ा सा इसके पास फंड होता है। अदर फंक्शन में क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर क्रेडिट, किसी किसी देश में ना एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए जो लोन है वो देने का काम भी आरबीआई करता है, हमारे यहाँ पे भी आरबीआई करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक यानी कि जो हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस है इनमें भी आरबीआई जो देश को रिप्रेजेंट करता है। मनी एंड बिल मार्केट, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल आरबीआई करता है। रिटर्न ऑफ टोन नोट्स, फटे पुराने नोट भी वापस लेने का काम करता है। तो हमने इतने सारे काम करे, अगर हमें काम याद होंगे तो जो काम वो नहीं करता है उसको हम आराम से पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस यूज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रेयर इवेंट। रेयर इवेंट यानी कि दुर्लभ घटनाओं के व्यवहार को देखने के लिए कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो यूज़ किया जाता है। तो आंसर है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। 4 ऑप्शन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन और बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा आंसर आ जाएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है, देखो सबसे पहले तो ये किसके नाम पे पढ़ा, ये साइमन डेनिस पॉइसेंस के नाम पे पढ़ा। तो ये क्या है, एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। जो 4 ऑप्शन है ना उसमें से एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यस है जो हमारे कंटिन्यूस सीरीज का, बाकी सारे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ इवेंट ऑक्यूरिंग इन ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। एक निश्चित समय में कोई घटना कितनी बार घट सकती है, ये किसके थ्रू देखा जाता है, इस पॉइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन में। इसका क्या होता है, कहाँ उपयोग होता है, यहाँ पे एन नंबर बहुत सारे हैं और प्रोबेबिलिटी बहुत कम। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला भी हमारा जो है वो आ सकता है ई रेज टू द पावर माइनस एम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं, देखो एग्जांपल कौन कौन से होते हैं।
कि अगर एग्जाम्पल है जब भी अगर इस तरह की जो कंडीशन है यहाँ पे देखने के लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करेंगे। देखो, एक बूंद स्वच्छ पानी में कीटाणुओं की संख्या, स्वच्छ पानी कह दिया तो कीटाणु तो नाम मात्र के होंगे। एक दिन में सड़क दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, सड़क पर से बहुत सारे लोग जो है पास आउट होते हैं, तो मरने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। तो यानी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे n नंबर ऑफ इवेंट ऑकरिंग बहुत सारे हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम। किसी नगर में प्रतिदिन होने वाली आत्महत्याओं की संख्या, किसी बड़ी फैक्ट्री में निर्मित वस्तुओं में डिफेक्टिव गुड्स की संख्या। आई होप आपको समझ में आ गया कि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे यूज़ होता है। हमारे ऑप्शन में क्या है, नंबर फर्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, नॉर्मल ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये भी आ सकता है कि बताओ इसमें से कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को छाटिए तो हमारा नॉर्मल जो है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, 1733 में प्रसिद्ध गणितज्ञ डी मायर ने नॉर्मल इक्वेशन प्रस्तुत करके किया था। लेकिन जर्मन विद्वान गोस ने सबसे पहले इसकी विशेषता का प्रयोग किया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गोसिन कर्व भी कहा जाता है। जैसे हमारे ग्रीन मार्केटिंग था उसको क्या बोला गया, सस्टेनेबल मार्केटिंग कहा गया। तो ऐसे दूसरे नाम हमें ज़रूर याद होने चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है, हमें गोस वक्र भी कहा जाता है। देखिए, मैंने इसका परफॉर्मा बनाया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का। ये क्या होता है, देखो ये ना कभी भी ना एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, ये लाइन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये यहाँ से यहाँ तक रेंज है 68.27, यहाँ से यहाँ तक है 95.45 और यहाँ से यहाँ तक इसकी 3 रेंजेस होती हैं, यहाँ से यहाँ तक है 99.73। ठीक है, ये लिमिट्स भी दिखा रखी है। जो हमारी मिड है, जो मीन ऑर्डिनेटर है वो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इस पूरे की वैल्यू जो है वो 1 होती है, इस यहाँ की 0.5 और यहाँ की भी 0.5, तो टोटल करके इसका क्षेत्रफल जो है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, और जो बिल्कुल बीच वाला भाग है उसमें मीन, म्यू और मीडियन मोड तीनों ही इक्वल होते हैं और ये रेंज दिखा रखी है। तो ठीक है, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इट इज़ ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस है, कंटिन्यू हो रहा है ये। इट इज़ ए बेल शेप्ड कर्व, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। बेल शेप्ड कर्व कौन सा होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेन ऑर्डिनेटर कर्व को 2 इक्वल भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, हर भाग का क्षेत्रफल 0.5, यह कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। तो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं। द टोटल एरिया अंडर द कर्व फॉर द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 1। और देखो, Q3 और Q1 ना मीडियन से सेम दूरी पर होते हैं। ठीक है, मीडियन ये एक साइड में Q3 एक साइड में Q1 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो सेम होता है, जितना यहाँ से उतना ही यहाँ से भी होता है। और कहाँ गए हम, क्वार्टल डेविएशन किसके इक्वल होता है, 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन के। ठीक है, क्या क्वार्टल डेविएशन 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन के। और मीन डेविएशन किसके इक्वल होता है, 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन की। 4/5 ऊपर नीचे 2 प्लस कर देंगे तो हमारा ये मीन डेविएशन हो जाएगा, अदरवाइज क्वार्टल डेविएशन। और देखो लिमिट्स क्या दिखा रखी है कि मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन की मीन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है। अब ये कुछ भी आ सकता है पेपर में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी जो लिमिट है वो कितनी होती है, इसकी लिमिट है वो कितनी होती है। तो तीनों ही लिमिट हमें याद रखनी चाहिए। सबसे बड़ी लिमिट है 99.73, फिर 95.45, फिर 68.27%। तो इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का था कि उसको यूज़ कहाँ किया जाता है। उसमें था कि भाई जो रेयर इवेंट होते हैं ना उनके बिहेवियर को देखने के लिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया जाता है। तो इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, ये ना सैम्पलिंग थ्योरी का बेस है। इसके साथ ऐसे ज्ञात किया जाता है कि जो हमने पॉपुलेशन में से सैंपल चुना है वो उस पॉपुलेशन को ठीक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे हाइट ऑफ द पॉपुलेशन इज द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल जैसे क्लास को ही ले लो, क्लास में बच्चों की हाइट्स मापी गई, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। अब क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑफ एवरेज हाइट, तो मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, सेम हाइट के होते हैं, सेम क्लास में बच्चे सेम हाइट के होते हैं। फिर द नंबर ऑफ पीपल टॉलर एंड शॉर्टर दैन द एवरेज हाइट पीपल इज ऑलमोस्ट इक्वल, यानी कि जो एवरेज हाइट वाले हैं उससे कम और उससे ज़्यादा वाले जो ऑलमोस्ट इक्वल ही होते हैं इन दोनों की संख्या, और जो बहुत ही छोटे और बहुत ही लंबे होते हैं वो तो बहुत ही कम होते हैं। वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर आइदर एक्सट्रीमली टॉल और एक्सट्रीमली शॉर्ट। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स का टी डिस्ट्रीब्यूशन था हमारा थर्ड ऑप्शन। इसका प्रतिपादन किसने किया, विलियम गोसेट ने किया था। गोसेट ने किया था लेकिन स्टूडेंट के नाम से किया था, तो इसीलिए इसे कहा जाता है स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। यह है स्टूडेंट नेम से किया था, नेम से प्रतिपादन किया, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ अप्लाइड अंडर नल हाइपोथेसिस, यानी कि यहाँ पे जो परिकल्पना होती है ना उसे बिल्कुल जीरो माना जाता है कि कोई संबंध नहीं है।
ठीक है, इसको मान के चलते हैं। अगर वैल्यू जो है टेबल वैल्यू से कम आती है तो उसको स्वीकार कर लिया जाता है, अदरवाइज अस्वीकार कर दिया जाता है। इट इज़ अप्लाइड व्हेन सैम्पल साइज इज स्मॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी कि जहाँ पे सैम्पल साइज स्मॉल होता है वहाँ पर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया जाता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया जाता है। और किस लिए यूज़ होता है ये, इट कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन के मीन को कंपेयर करने के लिए। इसका फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू मीन माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर द रूट एन। मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ सैम्पल, म्यू क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ पॉपुलेशन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल। अब बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ये भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और ये कब अपनाया जाता है, देखो जब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को n बार दोहराया जाता है, यानी कि एक सिक्कों को बार बार उछाल रहे हैं, तो यहाँ प्रयोग के दो संभव परिणाम होते हैं, सक्सेस और फेलियर। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हेड और टेल यानी कि सक्सेस और फेलियर हर ट्रायल में सेम रहती है और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, दोनों का एक दूसरे से कभी कोई लिंक नहीं है। तो इसकी खोज का श्रेय किसको गया, स्विस गणितज्ञ जेम्स बर्नौली को गया 1654 से 1705 तक। उन्हीं के नाम पर इसे, यानी कि ये इनका जन्म और मृत्यु तक का टाइम दिखा रखा है। इन्हें क्या कहा जाता है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रकाशन जेम्स बर्नौली की मृत्यु के 8 साल बाद 1713 में हुआ। 1705 में इनकी मृत्यु हुई, 1713 में इसका प्रकाशन हुआ। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन सी की एक्स पी एक्स क्योंकि एन माइनस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्बलिक्स। क्या होते हैं थर्बलिक्स क्या होते हैं, देखो बाकी ऑप्शन कहीं पे मैच ही नहीं हो रहा था, एक इसी में मैच हो रहा था कि ये है गिलबर्ट का क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर लेबलिंग 17 बेसिक हैंड मोशन। जो हमारे वर्क प्लेस होते हैं, जैसे कारखाने में काम करने वाले लेबर्स होते हैं, उनके लिए यूज़ किए जाते हैं हैंड मोशंस, कि भाई किसी औजार को उठाने में कितना टाइम लगा, इस तरह से ये वाली स्टडी करी जाती है। और इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, लिलियन गिलब्रीथ ने, उसी के नाम पर इनका नाम पड़ा है। नाम तो क्या पड़ा है, एक बार थर्बलिक्स किसने दिए है, लिलियन गिलब्रीथ ने दिए हैं। तो इसको बोला जाता है गिलब्रीथ्स क्लासिफिकेशन। जैसे देखो इस तरह के होते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एक बनाए हैं, फाइंड करने के लिए ये वाला साइन, सर्च करने के लिए ये वाला, ट्रांसपोर्ट लोडेड है तो ये ऐसे भरा हुआ दिखा देंगे, और खाली है तो ऐसे खाली, ये एम्प्टी, बल्कि थोड़ा सा यूँ फैला हुआ ही होता है ये। ठीक है, ये सिंबल ना अलग अलग कलर के होते हैं और वर्क प्लेस पर अपने लेबर के लिए यूज़ किए जाते हैं। अदर ऑप्शन में क्या है, ये देखो मेयर का क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, बिल्कुल ये है ही नहीं ऑप्शन में, मैच ही नहीं करे। थर्बलिक्स इनमें किसी में भी यूज़ नहीं होता था। मेयर्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शॉप फ्लोर लेवल या फिर क्लासिफिकेशन फॉर स्पान ऑफ कंट्रोल, इनमें ये नहीं यूज़ होता है किसी में भी। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 9 प्राइस क्वालिटी स्ट्रैटेजी विच स्ट्रैटेजी इज सूटेबल फॉर हाई प्राइस एंड लो क्वालिटी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में पजल हो जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन करवाने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि टेबल से याद करो। और मैंने पहले भी 2018 में भी जब इस तरह के क्वेश्चन कराया तो पूरी टेबल जो है वो करवाई है। यहाँ पे भी आज हम टेबल करेंगे। इन्होंने कहा कि 9 प्राइस क्वालिटी स्ट्रैटेजी है, देखो यहाँ पे 9 हमारी स्ट्रैटेजी होती है। इन्होंने कहा कि हाई प्राइस और लो क्वालिटी। देखो प्राइस हमने यहाँ पे डिनोट करा है, हाई तो प्राइस है और क्वालिटी है लो। ठीक है, प्राइस ये हाई है और क्वालिटी है लो, तो ये क्या हो जाएगी, हमारे रिप ऑफ स्ट्रैटेजी आ जाएगी। रिप ऑफ स्ट्रैटेजी समझिए इस टेबल को कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले एवरेज को लिखते हैं, मीडियम। जब हमारी क्वालिटी भी मीडियम है और हमारा प्राइस भी मीडियम है तो ये एवरेज चीज़ें, एवरेज। ठीक है, जब हमारा प्राइस भी हाई है और क्वालिटी भी हाई है तो ये प्रीमियम। यानी कि इस वाली स्टेज में ना कॉम्पिटिटर्स बहुत ही कम होते हैं, ब्रांड को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। प्रीमियम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है ये, प्रीमियम की स्टेज। प्रीमियम होता है, देखो प्राइस मीडियम, प्राइस हमारा मीडियम है लेकिन क्वालिटी हाई है। प्राइस मीडियम है, क्वालिटी हाई है, तो मतलब कि हाई वैल्यू के हैं ये प्रोडक्ट। लो में प्राइस तो बिल्कुल ही लो है और क्वालिटी हाई, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर हमें कम कीमत पर मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, सुपर्ब वैल्यू। सुपर्ब वैल्यू, ये तीनों इस साइड के जो है वैल्यू, हाई, सुपर्ब और गुड। क्वालिटी मीडियम है लेकिन प्राइस अभी भी लो है। जब कम प्राइस पे अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो क्या हो जाएंगे, वो अच्छी वैल्यू वाली चीज़ें आएंगी। वैल्यू, हाई, सुपर्ब, गुड, हाई, सुपर्ब, गुड। ठीक है, प्रीमियम में कैसे आ जाएगा, प्रीमियम का हो गया, यहाँ कंपटीटर बहुत कम होते हैं, ब्रांड की चीज़ों को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि क्वालिटी भी हाई है और प्राइस भी हाई है। क्वालिटी तो मीडियम है लेकिन प्राइस हाई कर रहे हैं तो ये कह रहा है ओवर चार्जिंग हो रही है। भाई ओवर चार्जिंग है, इतने का माल है नहीं जितना पैसा वसूला जा रहा है, ओवर चार्जिंग है ये। रिप ऑफ में क्या हो जाएगा, क्वालिटी तो बिल्कुल जीरो है और प्राइस हाई है तो ये रिप ऑफ। और फॉल्स इकोनॉमी क्या हो जाएगी, क्वालिटी तो बिल्कुल लो और प्राइस फिर भी मीडियम वसूला जा रहा है तो फॉल्स इकोनॉमी है ये, फॉल्स इकोनॉमी और यहाँ इकोनॉमी। ठीक है, ये तीनों वैल्यू के, ये दोनों इकोनॉमी के, इकोनॉमी, फॉल्स इकोनॉमी, रिप ऑफ, ओवर चार्जिंग, प्रीमियम।
और ये किसने दिया था, ये हमारा 9 प्राइज क्वालिटी स्ट्रैटेजी दिया फिलिप कोटलर ने। आज के लिए इतना ही। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ठीक है, अगली वीडियो तक बाय बाय।